नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है CIET NCERT के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। यह है हमारा खास कार्यक्रम टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का। मैं हूं तन्वी खुराना और 12वीं कक्षा के सभी छात्र जो हिंदी के छात्र हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक कविता का शीर्षक है पतंग। पाठ नंबर 2 है आप सभी की किताब आरोह में, और इस पाठ को आप हमारे साथ ज़रूर पढ़िएगा। पतंग के बारे में हम कुछ सीखेंगे, हम कवि के बारे में भी कुछ जानेंगे, और अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान हैं जिन्हें बेहद खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर। बताना चाहेंगे, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो नंबर होगा 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class12@ciet.nic.in। इसके अलावा इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई-विद्या चैनल नंबर 12 पर, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी, जो कि हैं NCERT ऑफिशियल और NCERT BM ई-विद्या चैनल नंबर 12। इन दोनों के ही अगर आप लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए आपका परिचय करवाएंगे हमारी आज की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लीज़ स्वागत कीजिए प्रेसी का। प्रेसी, आपका बेहद स्वागत है, और आप हमारे साथ पूरे इस कार्यक्रम के दौरान रहेंगी और हर एक शब्द को इंटरप्रेट करके हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगी भी। चलिए परिचय करवाएंगे हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ हैं शीतल जी। स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया तन्वी। और नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे आरोह के पाठ पतंग पर। बिल्कुल मैम, हम चर्चा थोड़ी देर में शुरू करेंगे। हम आपका एक छोटा सा परिचय सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। मैम है प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरकेश नगर, नई दिल्ली से। तो चलिए, जैसा कि मैम ने कहा कि आज हम पतंग पढ़ने वाले हैं, इस पाठ नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पाठ से जुड़े जो उनके कवि हैं, किसने ये कविता लिखी है, ये भी जानना थोड़ा सा आवश्यक होता है। तो मैम से पूछते हैं कि मैम, अगर आप हमें कवि के बारे में बताना चाहें कि इसे लिखा किसने है, कवि कौन है, और उनका छोटा सा एक परिचय हमारे दर्शकों तक पहुँचाइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल। जो आज हम पाठ या कविता पर चर्चा कर रहे हैं पतंग पर, उसके कवि हैं आलोक धनवा। और आलोक धनवा इस समय के, समकालीन समय के सबसे सशक्त हस्ताक्षर में से एक हैं, और उनका परिचय मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगी। उनका जन्म 2 जुलाई 1948 में बिहार में मुंगेर में हुआ था। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हमारे पास उपलब्ध है, दुनिया रोज़ बनती है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने दुनिया के इर्द गिर्द जितने विषय रहे हैं उन पर लिखने की कोशिश की है, और उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान, काफ़ी सम्मान भी उन्हें उनके लेखनी के लिए अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और यदि मैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करूं, तो उनकी रचनाओं में जो दुनिया है, जो समाज है, उसकी सामाजिक चेतना के प्रति आपको बहुत सरोकार नज़र आएगा, और जो समाज में जितनी विडंबनाएं हैं उनको उद्घाटित करने की कोशिश भी वो करते हैं, और मानवीय संबंधों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही साथ आज की राजनीति पर करारा व्यंग भी वो करते हैं। और आप जब उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो इस ज़माने की, इस समय की जो रुचियां हैं, जो आवेग हैं, और जो वर्ग संघर्ष हैं, उसका वर्णन भी उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। जी, तो मैम कवि के बाद अब हम ज़रा कविता के बारे में भी जानना चाहेंगे। पतंग नाम है, हम सभी जानते हैं कि पतंग क्या होती है, बच्चे उड़ाते हैं, अलग अलग रंगों में नज़र आती है। पर इस कविता का एक छोटा सा परिचय हम आपसे चाहेंगे, और फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कविता को सभी बच्चों के लिए पढ़ के सुनाएं। जी ज़रूर। अभी जैसा कि हमने बताया था कि उनका जो संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है, ये कविता भी उसी का हिस्सा है। हालांकि ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक में 12वीं के बच्चों के लिए इस कविता के तीसरे भाग को ही संकलित किया गया है।
और पतंग के बहाने कवि ये बताना चाहता है कि जब हम बच्चे होते हैं, जो हमारी बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं, उमंग होते हैं, हम में इतनी आशाओं का संचार होता है, हम कैसे कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, उन सभी को पतंग कविता के माध्यम से कवि यहाँ बताना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं कविता की ओर, इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। अभी जो साउंड आपने सुना ये था बौछारों का साउंड। सबसे तेज़ बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो हम अपने श्रोताओं को जो हमने ये साउंड सुनाया, हम ये बताना चाहते हैं कि जब बौछारें आती हैं और तेज़ बौछारें आती हैं तो किस तरीके का साउंड, किस तरीके का एक संगीत उस बारिश में नज़र आता है। लेकिन वो तो जा चुकी। कवि कहते हैं कि तेज़ बौछारें भी चली गई, भादो भी चला गया, यानी सावन भी जा चुका है और भादो भी जा चुका है। आप जानते हैं कि जब सावन आता है और भादो आता है तो बादल उमड़ते हैं और घटाएं छाती हैं और आसमान बहुत साफ नज़र नहीं आता है, काली काला नज़र आता है। लेकिन ये जब जा चुका होता है और अगला महीना आने की शुरुआत होती है, यानी अगस्त सितंबर जा चुका है और अब अक्टूबर की शुरुआत हो रही है, शरद का महीना आ रहा है और उस शरद के महीने में हल्की हल्की ठंड आ चुकी है और बारिश जा चुकी है, तो आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका होता है। तो ऐसा वाला सवेरा हो चुका है। कैसा सवेरा? कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो जैसे खरगोश की आंखें एकदम लाल चमकती हैं, उसी तरीके से पूरा आसमान भी खिल उठा है सूरज की रोशनी से, एकदम साफ है, स्वच्छ है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि हम खरगोश की तस्वीर को देखें कि किस तरीके से उसकी आंखें लाल होती हैं जिस तरीके का सूरज अब निकल आया है। बहुत ही खूबसूरत है मैम। और खरगोश को इतनी नज़दीकी से सभी बच्चों ने शायद नहीं देखा होता है, तो जी। इसलिए कि उनकी आंखें लाल होती हैं, ये सभी बच्चों को शायद नहीं पता होगा। जी जी। और इसको हमने पेपर पे ही बनाया है, पेपर से कटिंग करके टेक्टाइल रूप देने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं कविता की तरफ कि अब इस तरीके से लाल सवेरे के साथ शरद आ गया। शरद को अगर हम कहना चाहें तो पतझड़ या अक्टूबर का महीना कह सकते हैं। तो शरद अब आने लगा है। और शरद कैसे आने लगा है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर का महीना आ रहा है, जो पतझड़ का महीना आ रहा है, जिसमें आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वो बहुत तेज़ साइकिल चला करके आ रहा है, बहुत सुहावना मौसम लेकर के आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मौसम का, शरद के महीने का मानवीकरण किया गया है। जैसे मानव साइकिल पर बैठ के आता है, ऐसे महीना चल के आ रहा है और वो चमकीले इशारों से बुला रहा है, क्योंकि एकदम चमकीला मौसम है। और किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो एक बार हम पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड और पतंग भी देख लेते हैं। पीले रंग की पतंग बहुत ही सुंदर लग रही है मैम। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपने, जब मौसम आ जाता है पतंग उड़ाने का और आसमान साफ़ होता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी छतों पे चढ़ के किस तरीके से पतंग उड़ाने लगते हैं जी। और कितने खुश होते हैं जब वो पतंग उड़ाते हैं, आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं। और हमारे रंग बिरंगे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और उनकी आसमान में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे भी हमें नज़र आती हैं। जी। तो इस तरीके से हम कविता को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं। तो अब ये जो इतना साफ मौसम है, ये बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि बच्चे आएं और पतंग उड़ाएं। तो अपने इशारों से जब वो बुला रहा है, तो वो ये भी कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बच्चों ने ही आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके। अब देखिए, जो मौसम होता है वो साफ़ होता है, उसमें बादल नज़र नहीं आते हैं, तो आकाश इतना मुलायम हो जाता है कि हमारी जो पतंग है वो आसानी से ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब लेखक, जो कवि हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि आसमान में आपने जहाज़ को भी उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन वो तो हल्का नहीं होता। तो वो कहना चाहते हैं कि पतंग तो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है और रंगीन चीज़ है, और उसको उड़ने के लिए अब अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे पास आ गई हैं, मौसम साफ़ हो गया है, तो हम इस दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ को अब उड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। अब आप देखेंगे, जो पतंग में कागज़
प्रयोग किया जाता है वो कितना पतला होता है, तो वो भी उड़ सके। और मैं एक बार फिर ये दिखाना चाहूँगी कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आप इसे देखिए, ये हमने जो इसमें प्रयोग की है कमानी, इस तरीके से कमानी को हमने बनाया है। तो पतंग को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक कागज़ पतला सा और एक बांस की पतली सी कमानी। तो ये जो बांस की सबसे पतली कमानी है, इसी के सहारे ये पतंग आसमान में लहराने लगती है, उड़ने लगती है। और उसी के साथ जब आसमान में एक बार पतंग लहराने लगती है और फिर जब छतों पे बच्चे चढ़ करके एक दूसरे की पतंग काटना शुरू करते हैं, तो जो उनको खुशी होती है, तो छत पे जैसे ही आप दूसरे की पतंग काटेंगे तो सीटियों का शोर सुनाई देने लगेगा, किलकारियाँ सुनाई देने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि तितलियों की कितनी नाजुक दुनिया हमारे सामने उपस्थित हो गई है। तो जब आप पतंग काटते हैं और वो पतंग नीचे गिरती है तो आपको ना जीत का भी भाव आता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अरे हमने सामने वाले को हरा दिया, हमने सामने वाले की छत से पतंग काट दी। तो ये जो उल्लास और उमंग बच्चों में सीटियाँ किलकारियाँ लेकर के आता है, वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है और उसे देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये नाजुक दुनिया जो तितलियों की बनती है, देखें तो तितलियों क्यों कहा गया, यहाँ हम तितलियों को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि जो बच्चे हैं वो भी हमारे रंग बिरंगे तितलियों जैसे हैं, और दूसरा जो आसमान में नीली, लाल, पीली, हरी, गुलाबी हर रंग की जो पतंग उड़ रही होती है वो भी तितलियों जैसी लगती है, चारों तरफ उड़ रही होती है, कोई एक की पतंग काट रहा है, कोई दूसरे की पतंग काट रहा है। तो ये सिलसिला बच्चों को खुशी देता है और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब बच्चे कपास जैसे हैं, एकदम हल्के, और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब जब बच्चे भाग रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि पृथ्वी खुद उनके पैरों के नीचे आके कह रही है कि अच्छा चलिए आप और आगे जाइए, और आगे जाइए। और बच्चे बड़े बेसुध हो जाते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और इतना दौड़ते हैं कि लगता है कि उन्होंने तो छत को भी नरम बना दिया है। शुरुआत में हमने पढ़ा कि आसमान नरम था मौसम की वजह से, और अब छत नरम हो गई है बच्चों की चहलकदमी की वजह से। तो बच्चे जब इधर से उधर भाग रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक ही जगह पे बार बार भागने से वो समतल ज़मीन हो जाती है। तो पृथ्वी भी उनके आगे आगे नाचना चाहती है, आगे आगे आना चाहती है उनके पैरों के नीचे, और उनके पैरों में तो जैसे पहिए लग गए हैं, वो तो रुकना ही नहीं चाहते, एक छत से छलांग मारेंगे दूसरी छत पे चले जाएंगे। तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है ये सब करने में। तो कवि उसी पतंग के माध्यम से उन बच्चों का जो बालपन है, जो उनकी चेष्टाएँ हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यहाँ इस कपास के साथ एक बार ये दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से हमने कपास के पौधे को दिखाने की आपको कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। और इसको बनाने के लिए हमने कपास से रुई मिलती है, तो हमने जो वास्तविक रुई है उसको ही इस ड्रॉ के साथ लगा दिया है। ये हमारे श्रोता और दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कपास के पौधे को रंग देने की, रूप देने की कोशिश की है जी। और आगे अगर हम देखें तो पहले ये बता सकते हैं मैम ये साउंड किसकी है? जी, ये साउंड कभी आपने ढोलक को अगर बजते हुए देखा हो जी, तो आप पाएंगे कि ढोलक से थोड़ा अलग सुर था इसका जी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में अगर हम ढोलक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो साउथ इंडिया की तरफ, हमारे दक्षिण भारत की तरफ हम मृदंगम का प्रयोग करते हैं या मृदंग भी कहते हैं। तो ये उसी मृदंगम का संगीत था और ऐसा लगता है कि बच्चों ने दिशाओं को मृदंग की तरह बजा दिया है। कभी इस कोने में पतंग लेके उड़ जाते हैं, कभी उस कोने में पतंग लेके उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उनके कदम ताल से, जो उनके इधर उधर भागने से जो छतों पे शोर बना, जो दिशाओं में पतंग उड़ी, उससे ऐसा लग रहा है कि वो बस भागे चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मृदंगम का जो संगीत है वो लगता है कि वातावरण में उत्पन्न हो गया है और वही हमारे कानों में जा रहा है जी। तो इसी तरीके से बच्चे मृदंगम की तरह बजाते हुए अपने पैरों से आगे बढ़ते चले जाते हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं।
तो जैसे डाल होती है ना, आपने देखा है कभी पेड़ छत के सहारे से है जी। तो उसकी डाल आपकी छत पे आ जाती है जी। डाल कभी बाहर की तरफ छत से निकल जाती है जी। तो ये भी बड़े लचीले हैं। ये इधर जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा छत की मुडेर पे ऊपर खड़े हो गए, कभी फिर कूद जाएंगे, कभी दूसरे की मुडेर पे चले जाएंगे। तो जैसे डाल कहीं भी लचीली होकर के पहुंच जाती है, ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी पतंग के पीछे पीछे कहीं तक भी पहुंच जाते हैं। और उस समय गिरने का डर तो है, तो उन्हें कौन बचाता है? उनका रोमांचित शरीर का संगीत। तो अब वो ये जानते हैं कि अब मुझे वापस भी पीछे आना है। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है कि पतंग भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पतंग ने उन्हें सहारा दिया, इन्होंने पतंग को सहारा दिया। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने शरीर में जो रोमांच के बाद जो धीरे धीरे उनके छिद्रों दिखते हैं उनके सहारे वो भी आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं जी। और अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और फिर बच भी जाते हैं, तब तो फिर वो और निडर हो जाते हैं। तब तो बिल्कुल नहीं डरते कि अरे देखो हम आगे तक गए, वापस आए और बच गए। तो इस तरीके से वो और निडर होते हैं, इस खिली धूप सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उन्हीं के साथ सुर मिलाती हुई और तेज़ घूमती है उनके बेचैन पैरों के पास। बहुत ही प्यारी कविता थी मैम। और अगर हम बच्चों की बात करें तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सच में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता और है। ये जो कंपैरिजन किया है जी, कवि जी। ने बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ मैम एक लाइन इस्तेमाल की गई है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या आप बताना चाहेंगी कि आपने बताया कि कपास बच्चों को क्यों बच्चों को कपास कहा गया है, पर फिर भी हम यहाँ पर इस कंपैरिजन को थोड़ा और गहराई से समझना चाहेंगे। जी देखिए तन्वी जी, जैसे कहा गया कि कपास, अगर आपने अभी पौधा देखा होगा हम जो बना के लाए थे, तो कपास बड़ा ही हल्का होता है जी। और बड़ा ही नाजुक और मुलायम होता है। जब आप रुई देखते हैं जी। तो हमारे बच्चे कैसे होते हैं? एकदम नाजुक और मुलायम। एकदम मुलायम, एकदम हल्के। और अगर हम देखें कि रुई बड़ी साफ और स्वच्छ भी होती है, तो उसी तरीके से हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका मन भी बहुत साफ स्वच्छ होता है। तो अगर आप बाहरी तौर पर भी देखेंगे और आंतरिक विशेषताओं के तौर पर भी देखेंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल कपास या रुई जैसे ही तो होते हैं। बिल्कुल ये तो हम मान सकते हैं। और मैम यहाँ उड़ान की बात भी की गई है, तो बच्चों को कहा गया है कि बच्चे उड़ सकते हैं। उनका उड़ान से भी कंपैरिजन किया गया है, पर वो तो कुछ ही समय के लिए होता है जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, उसके बाद तो वो उड़ान नहीं होती है। तो क्या फिर भी इन्हें कंपेयर करना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही है। आप देखिए, जब पतंग जिस तरीके से उड़ती है जी, तो पतंग का उड़ना या किसी का भी उड़ान भरना एक संकेत है कि वो आगे जाना चाहता है। उसके मन में अभी बहुत उमंग है, तरंग है, उल्लास है, जीवन के प्रति रस है और उसमें बहुत सारी अभी आशाएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं और बहुत सारे रोमांच के साथ, बहुत सारी कल्पनाओं के साथ, बहुत सारी आशाओं के साथ, या एक बच्चे में बहुत सारी उम्मीद होती है। इन सबको लेके ही तो हम अपने ख्वाबों की दुनिया बुनते हैं या हम अपनी उड़ान भरते हैं। तो ऐसे भी देखा जाए तो बच्चों की तुलना करना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत ही प्यारी कविता थी। पर हर एक कविता से, हर एक पाठ से हम कहते हैं कि बच्चों ने कुछ ना कुछ सीखा। तो क्या आप बताना चाहेंगी कि इस कविता से बच्चों ने क्या क्या सीखा? जी, हम कुछ प्रश्न देख सकते हैं कि बच्चों ने अभी तक जो पाठ पढ़ा है, और मैं दर्शकों से भी उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे साथ साथ कोशिश करें कि उसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें कि हमने जो पढ़ा है इसमें से हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया था कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? फूलों के, तंतुओं के, धागे के या कल्पना के? तो आप जानते हैं कि कल्पना के साथ वो आगे उड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न अगर हम देखें कि पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है जी। तो अभी हमने एक बहुत लंबी चर्चा की कि हमारे बच्चे बिल्कुल नाजुक, कोमल, कपास जैसे होते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारा बी ऑप्शन है कि कोमलता, तो कोमलता का प्रतीक है कपास और इसीलिए उसका प्रयोग बच्चों के लिए किया गया है। जी। इसी तरीके से हम आगे चले अगर
और हम देखें कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, इस पे हमने शायद चर्चा की थी जी। तो ऐसा लग रहा है कि संगीत आ रहा है, तो वो किसकी तरह उसे बजाते हैं, इस पे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था और हमने एक ध्वनि भी सुनाई थी। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे दर्शक ज़रूर दे पाएंगे जी कि क्या वो ढोलक थी या वीणा या बांसुरी या मृदंग के समान। तो मृदंग के समान। जी मैम, इस कविता का कोई छोटा सा उद्देश्य भी है जो बच्चों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए? जी बिल्कुल, किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने साथ कुछ अधिगम के उद्देश्य लेके चलती ही है जी। और इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अगर अधिगम उद्देश्य देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने मौसम देखे कि सावन जा चुका है, बौछारें जा चुकी है, भादो जा चुका है, शरद आ चुका है, पतझड़ आ चुका है। तो कहीं ना कहीं कवि ये चाहता है कि बच्चे अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य को समझें और जो उसमें जब पतंग उड़ाने वाली बात आती है तो उसका जो बाल सुलभ प्रकृति से परिचय भी वो करा पाएँ, ऐसा उनका प्रयास है। इसके साथ ही हमने यहाँ आलोक धनवा जी को जब जाना तो विद्यार्थी आलोक धनवा कवि और उनके साहित्यिक जीवन से भी परिचित हो पाए। तो हम कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से बच्चों में प्रकृति और बच्चों में जो प्रकृति होती है उसके प्रति आसक्ति का भाव जागृत कर पाएँ। इसके साथ ही जिस तरीके से कविता ने भावों को उजागर किया है, मुझे लगता है हर बच्चे ने इसको अपने साथ कनेक्ट किया होगा, इन भावों को, कि किस तरीके से जब उसे खुशी मिलती है इधर उधर भागने में, पतंग के पीछे भागने में, तो वो जो दृश्य, जो भाव उत्पन्न होता है, कवि उसको भी उजागर करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, इसी के साथ हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। जब कुछ दिनों में कुछ खास दिन होते हैं जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी ना हमने कुछ घटनाएं भी सुनी हैं कि बच्चों को चोट लग गई या उन्हें नुकसान पहुंचा। तो क्या आप बच्चों के माता पिता के लिए कुछ ऐसी सावधानियां बताना चाहेंगी जो वो बरत सकें और जो नुकसान है अगले जो दिन आएगा, खास दिन, और जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो एकदम सुरक्षित हो पाएंगे और उन्हें कोई चोट भी नहीं लगेगी? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ रिवाज रहा है कि हम अपनी आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी पतंग उड़ाते हैं। बाकी कई महीने ऐसे आते हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं, आसमान साफ़ होता है। तो आज़ादी का प्रतीक है पतंग, लेकिन आज़ादी कितनी और कहाँ तक? तो अगर बच्चे छोटे हैं तो हमारे जो उनके माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनको ये ध्यान रखना होगा कि पतंग उड़ाते समय जब बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो वो या तो उनके इर्द गिर्द रहें या इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे छत पे ऊपर ऐसी जगह ना चले जाएं जहाँ से पतंग उड़ाते हुए उनके छत से नीचे गिरने का डर हो। पहली बात तो यही है कि इस तरीके की एक सुरक्षात्मक घेरा उनके आसपास होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मांझा पतंग में आजकल यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जिससे कि पतंग जल्दी ना कटे, वो मांझा जिस तरीके से बना होता है वो इतना मजबूत और इतना पैना होता है कि उससे जहाँ भी वो टच होता है वो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है अंग, तो और वो पक्षियों को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो उस मांझे का भी हमें ध्यान रखना होगा कि पतंग ना कटे, इसके चक्कर में हम एक ऐसा मांझा ना प्रयोग कर ले जिससे बाकी चीज़ें कट जाएँ। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी उंगली, हाथ ना कटे, पशु पक्षी ना कटे और वो मांझा कहीं फंस जाए और हमारी गर्दन में कहीं फंस जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा और उसका निपटान भी बहुत अच्छे से करना होगा। बिल्कुल। तो ये सावधानियां मुझे लगती हैं कि बरती जाएंगी जब अगली बार स्वतंत्रता दिवस आएगा और सभी बच्चे मिलकर धूमधाम से पतंग उड़ा रहे होंगे। जी बिल्कुल। मैम, क्या हम आज के इस कविता के मुख्य शब्द देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो मुख्य शब्द हमने आज इस कविता में सीखे वो हैं सुनहले, रंध्र, रोमांचित। मैम, बच्चों को जाने से पहले कोई गृह कार्य देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, गृह कार्य पे हम एक बार देख लेते हैं। जी, हम बच्चों के लिए क्या गृह कार्य लेकर के आए हैं। आपने देखा कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन? बच्चे।
तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, इसका जवाब आप हमें ज़रूर दें। और मैम इसी कार्य को अगर हम संशोधित गृह कार्य बना दें जो कि हमारे खास बच्चों के लिए है, तो वो क्या होगा? जी बिल्कुल। संशोधित गृह कार्य में हमने जिस पे सबसे प्रारंभ में चर्चा की थी, कुछ अपनी ऋतुओं की चर्चा की थी, जिसमें हमने सावन भादो बता दिया था और सिर्फ पतझड़ पे बात हुई थी। लेकिन आप इसके अलावा भी अपने देश में अन्य ऋतुओं को भी देखते हैं, महसूस करते हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप हमें बताएं कि कौन सी तस्वीर किस ऋतु को रिप्रेजेंट कर रही है या उसके विषय में बता रही है। हमने 4 शब्द आपको दिए हैं और आपको उन्हें नीचे बिल्कुल सही ऋतु के साथ भरकर देना है। तो ये शब्द हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो तस्वीरों के साथ मिलान अवश्य कीजिए। जी, और इसी गृह कार्य को आपको इस प्रारूप में हम तक पहुंचाना है। चलिए एक नज़र प्रारूप पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, कक्षा 12, फिर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको शिक्षक का नाम लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा मिस शीतल, और फिर आज की तिथि यानी कि आज के सत्र की तिथि जो कि है 20 जून 2024, और फिर एक फ़ोटो, अपनी फ़ोटो चाहे तो आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसे रहने दे सकते हैं, ये ऐच्छिक है। और इसी प्रारूप में अपने गृह कार्य हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ईमेल आईडी बताना चाहेंगे dth.class12@ciet.nic.in। मैम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हम यहाँ। आपने इस कविता को बच्चों तक पहुँचाया, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ के सुनाई, समझाई, हर एक शब्द का मतलब समझाया, और जो गृह कार्य दिया है मुझे लगता है वो भी बच्चे जल्द से जल्द करके हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बेहद धन्यवाद मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद तन्वी। धन्यवाद कहना चाहेंगे हम अपनी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी। प्रेसी आपका बेहद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक शब्द को साइन लैंग्वेज के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और मुझे लगता है उन्हें बेहद फ़ायदा भी हुआ होगा। इसी के साथ सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप चाहे एक शिक्षक हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे छात्र हैं, हमारे साथ जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को हमारे साथ देखा। किसी भी कारणवश आपसे छूट गया हो तो NCERT ऑफिशियल हमारा YouTube चैनल है, उस पर आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे ई विद्या चैनल्स पर पूरे दिन में आप सभी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं तन्वी खुराना, अभी आप सभी से इजाज़त मांगूंगी। आशा करेंगे कि आपका दिन अच्छा जाए और आप इसी तरह ई विद्या के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।